साइमा मंसूर आप सभी को आगाज यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहती है। हमारा तमाम स्टाफ और माहिरीन सख्त मेहनत से मुस्तनद मालूमात इकट्ठी करके आपकी खिदमत में पेश करता है। मुतल्लिका किताबों, अखबारात, तहकीकी मकालाजात के साथ साथ हम बैनुल-अक़वामी इंसाइक्लोपीडियाज, डिजिटल डेटाबेस, रिसर्च जर्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, मगर फिर भी हम इंसानी कमजोरियों से इनकार नहीं करते, जिसके लिए कमेंट सेक्शन में आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। नाजरीन, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अहम और दिलचस्प बायोग्राफी जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ज़िंदगी पर मबनी है। तो आइए बिला ताख़ीर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ज़िंदगी के सभी पहलुओं का अहाता करते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दौरे हाजिर की ज़हीन तरीन ख़वातीन में से हैं। ये एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं। पाकिस्तान को अपनी बेटी पर फ़ख्र है, लेकिन जाबिर अमरीका ने इन पर अफ़गान तालिबान की मदद का इल्ज़ाम लगाकर उन पर मुकदमा चलाया है और 86 साल कैद की सज़ा सुना दी। ये इल्ज़ाम किस हद तक सच है और हकीकत क्या है, ये सब जानने से पहले हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करते हैं। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। जड़ उखड़ने से झुकाव है मेरी शाखों में, दूर से लोग समरबार समझते हैं मुझे। क्या खबर कल यही ताबूत मेरा बन जाए, आप जिस तख्त का हकदार समझते हैं मुझे। नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है और गुनाहगार गुनाहगार समझते हैं मुझे। मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे। वो जो इस पार हैं उस पार मुझे जानते हैं, वो जो उस पार हैं इस पार समझते हैं मुझे। मैं तो यूं चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ और ये लोग पुरस्कार समझते हैं मुझे। रोशनी बांटता हूँ सरहदों के पार भी मैं, हम वतन इसलिए गद्दार समझते हैं मुझे। जुर्म ये है कि इन अंधों में हूँ आंखों वाला और सज़ा ये है कि सरदार समझते हैं मुझे। लाश की तरह सरे आब हूँ मैं और शाहिद, डूबने वाले मददगार समझते हैं मुझे। आफिया सिद्दीकी के बारे में अमूमी तौर पर सभी पाकिस्तानियों को मालूम है कि एक पाकिस्तानी खातून हैं जिन पर अमरीकी अहलकारों पर फायरिंग का मुकदमा चलाया गया और अमरीकी अदालत ने उन्हें 86 बरस कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन जुजियात के बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होगा कि आफिया सिद्दीकी किस तरह कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़रों में आई। 2003 से 2008 तक की पुरस्कार गुमशुदगी की क्या कहानी है और उन पर किस तरह केस बनाया गया, केस की समाअत के दौरान क्या क्या कहानियां हुई, ये सब तफसीलात एक किताब में यकजा की गई हैं जिसका नाम है आफिया अनहर्ड और उसका उर्दू तर्जुमा मुकदमा जो सुना नहीं गया के नाम से दस्तयाब है। आफिया सिद्दीकी केस की इन तमाम जुजियात के लिए इसी किताब से इस्तेफादा किया गया है। आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। आफिया सिद्दीकी 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका की रियासत टेक्सास में पढ़ने गईं, जहां पर उनका एक भाई पहले से मौजूद था जो आर्किटेक्चर बन रहा था। आफिया सिद्दीकी को फिल्मों, नॉवेल्स या मौसीकी का कोई शौक नहीं था। उन्हें सिर्फ 2 चीज़ों में दिलचस्पी थी, एक पढ़ाई और दूसरा दीन इस्लाम का प्रचार। 1992 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपनी रिसर्च की वजह से 5000 अमेरिकी डॉलर्स का अवार्ड भी जीता। 1995 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की शादी मोहम्मद अमजद खान से हुई, जिनमें से उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। आफिया सिद्दीकी केस आज तक एक पहेली है, एक बहुत बड़ा मुअम्मा, एक पुरस्कार कहानी जिसकी कई परतें हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की कहानी सन 2002 से शुरू होती है। आफिया सिद्दीकी और उनके खामिंद अमजद खान अमेरिका में रिहाइश पजीर थे। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक एक रोज अमजद खान ने $10,000 की रकम से खरीदारी की और जो चीजें खरीदी गईं उनसे अमरीकी तफ्तीशी इदारे FBI के कान खड़े हो गए, क्योंकि $10,000 से अमजद खान ने खरीदी थी ऐसी दूरबीनें जिनकी मदद से रात को भी देखा जा सकता था, यानी नाइट विजन गॉगल्स। इसके अलावा उन्होंने बॉडी आर्मर्स खरीदे जो हिफाजती लिबास पुलिस एहलकार, फौजी या गार्ड्स पहनते हैं। कुछ आर्मर्स बुलेट प्रूफ होते हैं। अमजद खान ने जो बॉडी आर्मर्स खरीदे उसके बारे में वाज़ेह नहीं कि वो बुलेट प्रूफ थे या नहीं। इसके अलावा अमजद खान ने कोई 45 के करीब किताबें खरीदी, जिन्हें गार्डियन अखबार ने लिखा है कि मिलिट्री स्टाइल बुक्स यानी अस्करी तर्ज की किताबें। उनमें से एक किताब ऐसी भी थी जिसमें बम वगैरह बनाने के तरीके बताए गए थे। तो इन चीज़ों पर FBI के एहलकार डॉक्टर आफिया और अमजद खान के घर पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि आपने ये चीज़ें क्यों खरीदी। अमजद खान कहते हैं कि वो कैंपिंग और शिकार के शौकीन हैं, तो इसी सिलसिले में उन्होंने ये सामान और किताबें खरीदी। FBI वाले पूछते हैं कि क्या आपकी उसामा बिन लादेन से कभी मुलाकात हुई, तो अमजद खान इनकार करते हैं कि मेरी उसामा बिन लादेन से कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। अब FBI वाले सवाल करते हैं आफिया सिद्दीकी से। आफिया सिद्दीकी माजी में चंद खैराती इदारों को रकम दे चुकी थी और उनमें से एक इदारा 1998 में तंजानिया और नैरोबी में अमरीकी सिफारत खानों पर
हमले में मुलव्विस पाया गया था। FBI वालों ने आफिया सिद्दीकी से पूछा कि क्या वो मुसलमान तंजीमों को खैरात देती रही हैं। आफिया ने जवाब दिया कि ये तो उनका फर्ज बनता है कि वो खैरात देती रहें। इन सवालात के बाद FBI वालों ने कुछ दिन बाद मिलने का कहा और रुखसत दी। इस दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वालिद बीमार हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान जाने का इरादा करती हैं। क्योंकि वो इस वक्त हामला थी, लिहाजा बगैर ताखीर किए वो पाकिस्तान जाना प्लान करती हैं। इस तरह FBI से दूसरी मुलाकात से पहले ही आफिया सिद्दीकी और उनके शोहर अमजद खान पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान पहुंचने के बाद आफिया सिद्दीकी और अमजद खान की अलहदगी हो जाती है और मामला तलाक पर खत्म होता है। वो अपने बच्चों के साथ अपनी वालदा के घर रहने लगती हैं और ये भी कहा जाता है कि आफिया सिद्दीकी ने अमर बलोच नामी एक शख्स से दूसरी शादी कर ली। इस दौरान अमेरिका के तफ्तीशी इदारे उन लोगों की तलाश में भी थे जिन्होंने 9/11 की दहशतगर्दी की थी। मार्च 2003 में चंद अहम वाकयात होते हैं। मार्च 2003 में खालिद शेख मोहम्मद पाकिस्तान से गिरफ्तार किए जाते हैं। खालिद शेख मोहम्मद के बारे में कहा जाता है कि 9/11 दहशतगर्दी का मरकजी किरदार था। उसके बाद मार्च 2003 में ही अलकायदा का एक और कारकुन माजिद खान पाकिस्तान से गिरफ्तार किया जाता है। मार्च 2003 में ही अजीज पराचा नामी एक पाकिस्तानी शहरी को न्यूयॉर्क से गिरफ्तार किया जाता है और उस पर इल्जाम लगता है कि वो बैरून मुल्क एक दहशतगर्द तंजीम को हिमायत और वसाइल फराहम करता है। 10 मार्च 2003 को FBI के अहलकार अमेरिका में फौजिया सिद्दीकी के घर जाते हैं जो आफिया सिद्दीकी की बहन है। अहलकार उनसे पूछते हैं कि आफिया सिद्दीकी कहाँ हैं, जिससे मालूम होता है कि अब FBI आफिया सिद्दीकी को तलाश कर रही है, लेकिन आफिया तो उस वक्त पाकिस्तान में थी। इस दौरान आफिया सिद्दीकी अपनी वालदा की ख्वाहिश के बरखिलाफ उनका घर भी छोड़ देती हैं और वालदा को बताती हैं कि वो इस्लामाबाद अपने चचा SH फारूकी के पास जा रही हैं, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचती और लापता हो जाती हैं या लापता कर दी जाती हैं। अब ये अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि शायद आफिया सिद्दीकी उन खबरों से परेशान हो गई थी कि FBI उन्हें तलाश कर रही है और वो अपनी वालदा का घर छोड़कर रूपोश हो गई, या जब वो अपनी वालदा का घर छोड़कर गईं तो कुछ इदारों ने उन्हें पकड़ लिया। आफिया सिद्दीकी पर लिखी गई किताब मुकदमा जो सुना नहीं गया में सिंध पुलिस के अहलकार शौकत अहमद, जो कि सुप्रिटेंडेंट पुलिस हैं, उनका बयान भी शामिल किया गया, जिनका कहना है कि 2003 में उन्होंने आफिया सिद्दीकी को पकड़कर पाकिस्तान के एक इदारे के हवाले किया था और उस इदारे ने उन्हें अमेरिका के हवाले कर दिया था। इस हवाले से जितनी खबरें भी हैं वो गैर तस्दीक शुदा हैं, गैर वाज़ेह हैं और मुतज़ाद हैं। अप्रैल 2003 में खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे अमर बलोच भी पाकिस्तान से पकड़े जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि आफिया ने दूसरी शादी उनसे की थी। अजीज पराचा नामी जो पाकिस्तानी शहरी न्यूयॉर्क से पकड़ा गया था, उस पर यह इल्जाम लगा कि उसने माजिद खान नामी बंदे की मदद की है ताकि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर सके। माजिद खान के बारे में कहा जाता है कि उसने मंसूबा बनाया हुआ था कि वो अमेरिका में पेट्रोल स्टेशंस को धमाकों से उड़ाएगा। उस माजिद खान के नाम से एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स खोला गया था अमेरिका के इलाके मैरीलैंड में। पोस्ट ऑफिस बॉक्स अमूमन इस सूरत में खुलवाया जाता है कि आप किसी वजह से घर में डाक वसूल ना कर सकें या ना करना चाहें तो पोस्ट ऑफिस में ही एक बॉक्स किराए पर ले लिया जाता है और आपकी तमाम डाक इसी बॉक्स में चली जाती है। तो माजिद खान जो दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने के इल्जाम में पकड़ा गया है, उस माजिद खान के लिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स खुलवाने वाली भी आफिया सिद्दीकी थी। ये सारी तफसीलात दुरुस्त हैं या नहीं, इनके बारे में मुतज़ाद राय दी जाती है, लेकिन ये जरूर मालूम होता है कि तफ्तीशी इदारे आफिया सिद्दीकी का पीछा कर रहे थे, दहशतगर्दों से उनका ताल्लुक जोड़ा जा रहा था। अब इस लड़ी में मौजूद बाकी तमाम किरदार तो गिरफ्तार हो गए, उनकी गिरफ्तारी जाहिर भी कर दी गई, मगर आफिया सिद्दीकी के बारे में मुकम्मल खामोशी थी। वो लापता हैं, लेकिन कोई इदारा ये तस्लीम नहीं कर रहा कि डॉक्टर आफिया उसकी हिरासत में है। होते होते 2006 आ जाता है। आफिया सिद्दीकी को गायब हुए, अगवा हुए या हिरासत में लिए हुए 3 साल हो चुके हैं। इस दौरान उनका कुछ पता नहीं। 2006 में अफगानिस्तान की बगराम जेल से रिहा होने वाले मुअज्जम बेग नामी एक कैदी की किताब मंजरे आम पर आती है। इस किताब में मुअज्जम बेग लिखते हैं कि उन्होंने बगराम जेल में एक खातून की इंतहाई दर्दनाक चीखों पुकार सुनी। वो चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि मुअज्जम बेग खौफ में मुब्तला हो गए। लेकिन उन्होंने जब वहां जेल के मुहाफिज से पूछा कि आपने यहाँ खातून को क्यों कैद किया हुआ है, तो उस मुहाफिज ने कहा कि नहीं, यहाँ तो कोई खातून नहीं है। बरतानिया की सहाफ़ी यूहान रेडले ने मुअज्जम बेग की किताब पढ़ी तो उन्होंने भी तहकीकात शुरू कर दी कि क्या बगराम जेल में किसी खातून कैदी को रखा गया था। उन्होंने बगराम जेल से भागने वाले एक अरबी बाशिंदे का इंटरव्यू भी किया, जिसने कहा कि वाकई बगराम जेल में एक खातून मौजूद थी। वो पागल हो चुकी थी, दिन रात चीखती चिल्लाती थी और दरवाजों से टकरे मारती थी। यूहान रेडले ने बगराम जेल के एक और कैदी का इंटरव्यू भी किया। उसने भी तस्दीक की कि बगराम जेल में एक खातून थी जिसे अमरीकी कैदी नंबर 650 कहकर बुलाते थे। बरतानवी सहाफ़ी ने अमरीकी ओहदेदारों से भी पूछा कि क्या आपने बगराम जेल में किसी खातून कैदी को रखा हुआ था, तो अमरीकी ओहदेदारों ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया। और फिर एक हैरान कुन बात हुई।
जुलाई 2008 में जॉन रेडले तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। बगराम जेल में कैदी नंबर 650 के लिए आवाज उठाती हैं। ये सवाल भी उठाए जाते हैं कि क्या कैदी नंबर 650 आफिया सिद्दीकी हैं, और इसके बाद कुछ वाकयात एक ऐसे तसलसल से होते हैं कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये इत्तफाकन नहीं हो रहा। एक ऐसा वाकया सामने आता है कि जिसके बारे में लगता है कि हुआ नहीं बल्कि घड़ा गया है। 7 जुलाई 2008 को बरतानवी सहाफ़ी जॉन रेडले और इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 17 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ 10 दिन बाद अफगानिस्तान से एक खबर आती है। खबर यह है कि गजनी से खातून पकड़ी गई हैं, जो वही आफिया सिद्दीकी हैं जो 2003 से गायब थीं और जिसके बारे में सिर्फ 10 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके बारे में ये सवाल उठाए गए थे कि क्या वही बगराम जेल की कैदी नंबर 650 हैं। गोया एक खातून जिसके गायब होने या अगवा किए जाने या उस पर कोई इल्ज़ाम लगने या उसे किसी किस्म की तफ्तीश होने का या बगराम जेल में रखे जाने का अब तक कोई कागजी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, लेकिन अचानक उसकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी जाती है। उसकी मौजूदगी रिकॉर्ड पर लाई जाती है और जो कहानी बताई जाती है वो ये कि एक खातून अपने बेटे के साथ सुबह गजनी में गवर्नर की रिहाइशगाह के करीब मौजूद थी। वहां जो पुलिस एहलकार तैनात थे उन्हें वो खातून मशकूक लगी। उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास मौजूद बैग से ऐसी दस्तावेजात मिली जिनमें दर्ज था कि बारूदी और कीमियाई हथियार कैसे बनाए जाते हैं। उस बैग में कुछ बोतलें थीं, शीशे के कुछ मर्तबान थे जिनमें केमिकल मौजूद थे। तो पुलिस एहलकारों ने उस खातून को हिरासत में ले लिया। अब यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। जो वाकया हुआ या घड़ा गया उसके मुताबिक कुछ अमरीकी एहलकार भी आफिया सिद्दीकी से तफ्तीश के लिए आते हैं। वो एक कमरे में बैठते हैं। उस कमरे में एक पर्दा लगा है और पर्दे की मदद से कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। वो एहलकार कमरे के एक हिस्से में बैठ जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि कमरे के दूसरे हिस्से में क्या है। अमरीकी एहलकार अपनी बंदूक जमीन पर रख देता है। अचानक कमरे के दूसरे हिस्से से आफिया सिद्दीकी निकलती हैं। उस अमरीकी एहलकार की बंदूक उठा लेती हैं और फायर कर देती हैं। वहां मौजूद अफराद आफिया पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। उन पर गोलियां चलाई जाती हैं जिससे वो जख्मी हो जाती हैं। और फिर क्या होता है? फिर आफिया सिद्दीकी पर अमरीकी एहलकारों पर फायरिंग करने का मुकदमा चलाया जाता है। ये मुकदमा चलता है अमरीका में और इस केस के बाद आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सजा सुना दी जाती है। आफिया सिद्दीकी पर जिस तरह मुकदमा बनाया गया और जिस तरह सजा सुनाई गई, इस तमाम अमल को किसी तरह भी जायज नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब इस केस की समाअत शुरू हुई, आफिया सिद्दीकी जिस तरह इस केस को लड़ती हैं वो भी बहुत नामौजू था और अदम ताउन पर मबनी था। हो सकता है कि इसकी एक वजह ये हो कि कई साल की कैद और तशद्दुद के बाद उनकी जहनी हालत मुतज़लज़ल हो, और ज़्यादा अहम वजह ये भी हो सकती है कि आफिया सिद्दीकी के साथ जो कुछ हुआ उन्हें अमरीका के निज़ाम इंसाफ से कोई उम्मीद ही ना थी। अब मुकदमे की समाअत का अहवाल जानते हैं। आफिया सिद्दीकी के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई तो उनसे पूछा गया कि वो अपने लिए वकील कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि वो वकील करने की इस्तात नहीं रखती। इस पर उन्हें अमरीकी हुकूमत की जानिब से वकील मुहैया किया गया। जब वकील आफिया से मिलने जाती थी तो इस मौका पर आफिया सिद्दीकी को मुकम्मल बरहना करके उनकी तलाशी ली जाती थी। इस बुनियाद पर आफिया ने वकील से मिलने से ही इनकार कर दिया कि उन्हें बरहना तलाशी देना पसंद नहीं। आफिया की वकील ने अदालत में ये एतराज़ दायर किया कि इस वक्त आफिया सिद्दीकी की जहनी हालत इस काबिल नहीं कि वो इस मुकदमे का सामना कर सके। वकील ने पहले तो अदालत से ये कहा कि आफिया का जहनी मुआयना कराया जाए और मालूम किया जाए कि क्या वो इस काबिल हैं कि उनके खिलाफ केस की कार्रवाई शुरू की जाए, क्या वो जहनी तौर पर इस काबिल हैं कि अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को समझ सके और अदालत को जवाब दे सके। बुनियादी तौर पर यह कि क्या इस वक्त आफिया के खिलाफ मुकदमा शुरू भी किया जा सकता है या नहीं। वकील ने यह एतराज़ इस वजह से भी किया होगा कि अगर आफिया जहनी तौर पर बेहतर हालत में नहीं है तो अपने बयानात और जिरा के दौरान कोई ऐसी बात कह सकती हैं कि उनका केस खराब हो जाए। इस पर अदालत ने उनका जहनी मुआयना करने का हुक्म दिया और माहिरीन नफ्सियात को आफिया सिद्दीकी के पास भेजा, लेकिन आफिया ने उनके साथ भी ताउन से इनकार कर दिया। माहिरीन नफ्सियात कोशिश करते रहे कि आफिया सिद्दीकी से बात कर सकें, लेकिन वो उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार ना थी। 3 माहिरीन नफ्सियात ने अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा करवाई और राय दी कि आफिया सिद्दीकी जहनी तौर पर ठीक हालत में हैं। ये राय भी लिखी गई कि आफिया सिद्दीकी वकला से मुलाकात ये कहकर इनकार कर देती हैं कि उन्हें बरहना तलाशी देना पसंद नहीं, लेकिन जब उनके अपने ही भाई उनसे मिलने आते हैं या पाकिस्तानी कौंसलेट के मेंबर्स मिलने आते हैं तो उनसे मिल लेती हैं और तलाशी भी दे देती हैं।
ماہرین نفسیات نے نتیجہ خاص کیا کہ اگر عافیہ صدیقی یہ سمجھ سکتی ہیں کہ انہوں نے کس سے ملنا ہے اور کس سے ملاقات سے انکار کرنا ہے تو وہ عدالتی کارروائی کا حصہ بننے کے بھی اہل ہیں۔ اس کے جواب میں عافیہ کی وکیل صفائی نے بھی دماغی صحت کی رپورٹ جمع کروائی۔ اس رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ عافیہ ذہنی بیماری کا شکار ہیں۔ دونوں جانب کی آراء آنے کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا کہ عافیہ صدیقی اس قابل ہیں کہ اپنے خلاف مقدمے کی کارروائی کا حصہ بن سکیں اور اس قابل بھی ہیں کہ اپنے وکلاء سے مشاورت کر سکیں۔ اس کے بعد جب کارروائی شروع ہوئی تو عافیہ صدیقی نے کہا کہ وہ تو اس وکیل پر اعتماد ہی نہیں کرتی جو امریکی حکومت نے انہیں دیا ہے۔ پھر حکومت پاکستان نے ان کی فیملی کے ساتھ مل کر وکلاء مقرر کیے، لیکن عافیہ صدیقی نے ان پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ کہا کہ میں تو انہیں اپنا وکیل مانتی ہی نہیں ہوں، یہ زبردستی میری نمائندگی کر رہے ہیں۔ یعنی نہ تو وہ خود اپنے لیے کوئی وکیل مقرر کر رہی تھی اور نہ ان وکیلوں کو اپنا رہی تھی جو انہیں دیے جا رہے تھے۔ سماعت کے دوران عافیہ صدیقی کا رویہ بھی مشکل پیدا کرنے والا تھا۔ وہ اپنی باری پر بات نہیں کرتی تھیں، غصے میں آ جاتی تھیں، دوران سماعت جج کو بھی ٹوک دیتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عافیہ نے اپنا کیس لڑا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ امریکی عدالت میں کسی ملزم کو مجرم قرار دینے کا فیصلہ چند افراد پر مشتمل جیوری کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس جیوری میں عام شہری شامل کیے جاتے ہیں۔ وہ الزام لگانے والے کے دلائل سنتے ہیں، ملزم اپنی صفائی میں جو کہتا ہے وہ سنتے ہیں اور اس بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ ملزم مجرم ہے یا بے گناہ ہے۔ جب جیوری کے زیادہ ارکان کسی کو گناہ گار قرار دے دے تو جج فیصلہ کرتا ہے کہ اب اسے کتنی سزا سنائی جائے۔ تو عافیہ صدیقی کیس میں جب عافیہ کے وکلاء نے کہا کہ عافیہ ٹراما کا شکار ہے، ان پر جو کچھ بیتا ہے اس نے عافیہ کو ذہنی طور پر ہلا دیا ہے، تو جیوری کے ارکان یہ بات سنتے اور ان کے سامنے ایک خاموش اور مظلوم عورت بیٹھی نظر آتی تو قدرتی طور پر ان کے رویے میں ہمدردی پیدا ہوتی۔ لیکن دوران سماعت عافیہ کا رویہ عدم تعاون اور جارحیت کا رہا، جس کا ظاہر ہے جیوری ارکان پر وہ اثر نہیں گیا ہوگا جو ان کے دلوں میں عافیہ کے لیے نرمی پیدا کر سکے۔ سماعت ختم ہوئی تو جیوری نے عافیہ کو مجرم قرار دے دیا، لیکن جج نے جو سزا سنائی وہ امریکی نظام انصاف پر ایک بہت بڑا سوال ہے۔ امریکی اہلکاروں پر فائرنگ کرنے کے جرم میں، جس میں کوئی اہلکار زخمی بھی نہیں ہوا، اس جرم میں عافیہ صدیقی کو 86 سال قید سنائی گئی۔ اس سزا کے خلاف اپیل کی گئی، وہ بھی مسترد کر دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور درخواست دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ عافیہ صدیقی کا مقدمہ ٹھیک طریقے سے نہیں سنا گیا، انہیں مرضی کے وکیل نہیں کرنے دیے گئے، ان شواہد پر جرح ہی نہیں کی گئی کہ جو عافیہ صدیقی کو فائدہ پہنچا سکے، انہیں مناسب قانونی کارروائی سے محروم رکھا گیا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ عافیہ صدیقی کو سزا سنانے والے جج جانبدار تھے، لیکن ہوا کیا؟ عافیہ صدیقی نے وہ درخواست بھی واپس لے لی جو ان کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ یہ تھے عافیہ صدیقی کیس کے تمام حقائق، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عافیہ صدیقی پر جو الزامات لگائے گئے اور جو سزا سنائی گئی یہ سب بہت ناقابل فہم ہے، اور اتنا ہی ناقابل فہم رویہ عافیہ صدیقی کا ہے کہ انہوں نے اپنا کیس ٹھیک طریقے سے لڑا ہی نہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ گزشتہ ویڈیوز کی طرح آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔